नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश। सदन ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, विधेयक से किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं। नहीं हुआ रेपो रेट में बदलाव। मौद्रिक नीति समिति ने 6.5% पर रखी यथास्थिति। वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि 7% से बढ़कर 7.2% होने का अनुमान। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत। जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग की टीम का दौरा। श्रीनगर में आयोग की राजनीतिक दलों के साथ बैठक जारी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से चुनाव के लिए 30 सितंबर तक की डेडलाइन। न्यूजीलैंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री विंस्टन पीटर्स से की मुलाकात। वेलिंगटन में न्यूजीलैंड इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में शिक्षा को बताया सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण का माध्यम। यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा और यूरोपीय यूनियन के क्लिनिकल ट्रायल में मंजूर की गई दवाओं को भारत में क्लिनिकल ट्रायल से छूट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल 2019 के रूल 101 में किया बदलाव। डीसीजीआई की मंजूरी के बाद दवा सीधे भारतीय बाजार में होगी उपलब्ध। बांग्लादेश में आज शाम अंतरिम कार्यवाहक पद की शपथ लेंगे मोहम्मद यूनुस। हिंसा के दौर से गुजर रहे बांग्लादेश में हालात अब भी नाजुक। जापान के मियासाकी में जबरदस्त भूकंप के झटके। रिएक्टर पैमाने पर 6.9 किया गया दर्ज। कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। प्रशासन ने जारी की सुनामी की चेतावनी। और पेरिस ओलंपिक में इतिहास बनाने से सिर्फ एक कदम दूर नीरज चोपड़ा। लगातार दूसरी बार गोल्ड पर रहेगी नजर। वहीं कांस्य पदक के लिए भारतीय हॉकी टीम का स्पेन से होगा मुकाबला। कुश्ती में अमन सेहरावत ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। और अब लेंगे समाचार विस्तार से। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया। बिल को टीडीपी, शिवसेना और जेडीयू का प्रबल समर्थन मिला। केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष से बिल का संशोधन का समर्थन करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, पूरे वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा है और आम मुस्लिम लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला उसे सही करने के लिए ये बिल लाया गया है। ये इतिहास में दर्ज होगा। बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट का एक केस का मैं हवाला देना चाहूंगा, ब्रह्मचारी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली रिलीजियस डिनोमिनेशन के बारे में रूलिंग दिया गया है। इसमें हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। फिलहाल वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को केंद्रीय मंत्री ने जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा। 2024 वक्फ अमेंडमेंट बिल को हमारा तरफ से हम प्रस्तुत करते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर मैं सभी माननीय सदस्यों और सभी दलों से नेताओं से बात कर इस ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को बनाऊंगा। वक्फ बोर्ड को मिले असीमित अधिकारों को कम कर इसकी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और इसमें मुस्लिम महिलाओं समेत मुस्लिम समाज के अन्य पिछड़े वर्ग, शिया, सुन्नी, बोहरा और आगा खानी जैसे वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए लोकसभा में महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा में वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन से उन्होंने विधेयक पेश किया। बिल को लोकसभा में जेडीयू, टीडीपी, शिवसेना ने प्रबल समर्थन दिया। वक्फ का मतलब है इस्लामी कानून के तहत धार्मिक कार्यों के लिए समर्पित संपत्ति।
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश में 9.4 लाख एकड़ में 8.7 लाख संपत्तियों का वक्फ बोर्ड के पास इस समय नियंत्रण है। वक्फ की मौजूदा संपत्तियों की अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। सेना और रेलवे के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है वक्फ बोर्ड। लेकिन इन सब में सबसे अहम बात यह है कि कोई संपत्ति वक्फ घोषित होने पर हमेशा के लिए उस पर वक्फ का अधिकार हो जाता है, जबकि तुर्की, मिस्र और जॉर्डन सहित कई इस्लामी देशों में वक्फ बोर्ड जैसा कोई संस्थान है ही नहीं। और तो और अगर किसी को वक्फ से जुड़े मामले में कहीं कोई अपील करनी है तो उसके लिए वक्फ बोर्ड का ट्राइब्यूनल ही है, वो अदालत नहीं जा सकता। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, और क्या विस्तार से आप जानकारी देना चाहेंगे? केंद्रीय मंत्री ने साफ तौर पर कर दिया है कि इसमें किसी का हक छीना नहीं, बल्कि जिनको हक नहीं मिलता था उनके लिए पारदर्शिता लाने का कदम उठाया गया है। रमा, देखिए, जब ये विधेयक पेश करने के लिए सदन के पटल पर रखा गया तो कांग्रेस सहित तमाम दलों ने इस पर आपत्ति जताई। उसका एक तरह से जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने तमाम बातों को सामने रखा कि ये विधेयक दरअसल वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाएगा और जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके अधिकारों को सुनिश्चित करेगा। जो गरीब मुस्लिम है उनको इससे फायदा होगा और किसी के खिलाफ ये विधेयक लाया नहीं गया है। महत्वपूर्ण बात रही कि एनडीए के जो तमाम सहयोगी हैं, जेडीयू हो, जेडीएस हो, टीडीपी हो या शिवसेना हो, शिंदे गुट की, सभी ने इस विधेयक का समर्थन किया। और साथ ही साथ टीडीपी ने कहा कि अगर इस विधेयक को कमेटी को भेजा जाता है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने देखा कि जब तमाम दलों के नेताओं ने अपनी बात रखी और उसका जवाब दे रहे थे किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री बिल पेश करते वक्त, तब उन्होंने कहा कि इस विधेयक को पार्लियामेंट्री की ज्वाइंट कमेटी को भेज दिया जाए। और इस बात का एक बाकायदा प्रस्ताव उन्होंने रखा कि संसद की संयुक्त समिति को ये विधेयक भेजा जाना चाहिए। और लोकसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि ठीक है, इस विधेयक को कमेटी को भेजा जाएगा और उसके लिए जो नाम है वो चर्चा करके वो तय कर लिए जाएंगे। तो अब जेपीसी को भेज दिया गया, यानी जो वक्फ संशोधन बिल है उसको जेपीसी को भेजने की सिफारिश की गई है। खुद सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खूब चर्चा हो, इस पर कोई दिक्कत सरकार को नहीं है। विधेयक के प्रावधानों को लेकर कमेटी में चर्चा हो, किसी भी कमेटी में भेजा जाए, और सरकार की तरफ से खुद प्रस्ताव रखा गया। तो लोकसभा में खुद सरकार की तरफ से जी शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको एमए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं। For me to comment on our plans. Huma, your question regarding LOC, trade, bilateral trade, all those things. You know, as I said, the situation is evolving. We have, it has been reported that this evening there will be the swearing in of the interim government. So once those things take place, one thing I would like to emphasize and tell you that as far as we are concerned, Government of India and the people of India are concerned, for us, the interest of the people of Bangladesh is foremost in our minds. Siddhant, a question regarding attacks and minorities situation. This particular issue was also addressed by External Affairs Minister in his suo motu statement. We are also monitoring the situation, as you know, with regard to the status of minorities. There are also reports that various initiatives have been taken by groups and organizations to ensure the protection and well-being of the minorities. I would like to reiterate what External Affairs Minister had said in the Parliament. We welcome these steps, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. Having said that, we also want to make it clear that, you know, it is the responsibility of every government to ensure well-being of all its citizens. We hope for early restoration of law and order in Bangladesh. This is both in the interest of the country itself and for the region as a whole, or the larger region as a whole. मधु, आपका सवाल, हम लोगों ने बहुत सारे रिपोर्ट्स देखे, आपने भी देखा होगा कि वहाँ पर घटनाएं हुई हैं।
हिंसा हुआ है, हिंसा भड़का है, और पिछले एक आधा सप्ताह में जब से चल रहा है वहाँ पर प्रोटेस्ट आपने देखा होगा कि बहुत सारी क्षति हुई है पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को लेके और भी चीज़ों को लेके। तो यही है मोटा मोटा कि उसका आकलन हमारे पास नहीं है कि वहाँ के सरकार के पास आकलन हुआ क्या हुआ है, लेकिन हम लोग ये कहना चाहते हैं, मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ कि हर सरकार की ये जिम्मेवारी है कि अपने लोगों का ध्यान रखें और उनके हित में काम करें, और जितना जल्दी से जल्दी लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था उस देश में बहाल होगा, उससे उस देश के लोगों के लिए और साथ साथ पूरे क्षेत्र के लिए ये बेहतर होगा। कादम्बरी, आपका सवाल इसी को लेके था जो मैंने कहा। तो इस मुद्दे पे हमारी बातचीत वहाँ के सरकार से चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ पर हमारा हाई कमीशन के अलावा 4 और असिस्टेंट हाई कमीशन भी हैं, उनकी सुरक्षा को लेके, और वहाँ पर जो हमारे लोग रहते हैं उनके सुरक्षा को लेके हम लोग लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। और ये हमारा एक्सपेक्टेशन है कि जल्द से जल्द वहाँ कानून व्यवस्था सुधरे, ताकि हम लोग अपना जो काम काज है, जो उच्चायुक्त का काम काज है, वो जल्द से जल्द शुरुआत हो। नीरज, आपका सवाल दूसरे तरफ का था। तो ये जो आपने वाकया बताया कि वहाँ से 2 परिवार आए हैं बॉर्डर पार करके, इसके बारे में मेरे पास अभी जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने जैसा कहा कि ये हर देश का ये उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो अपने लोग हैं उनकी सुरक्षा करें और उनका देखभाल करें। ऋषभ, what was your question? Can you repeat again? So there are reports that people who came along with Sheikh Hasina and her sister have now started to leave for their further destination. They were moved to safe houses in Delhi, and now they are being assisted. So wherever they have visa for or they have documents to travel for, they are being assisted to leave. So is it like, if you can just give us more details on that? So, as far as former Prime Minister Sheikh Hasina is concerned, I told you that we don't have an update on her plans. It is for her to take things forward. As far as other members that you talked about, I mean, they of course they have their own. They are responsible for themselves, and they will. I also again don't have an update on their plans. It is for them to take forward what they think is in their best interest. Yes. So there, I would again repeat what I had said just earlier, that it is the responsibility of every government to ensure the well-being of all its citizens. We hope for early restoration of law and order in Bangladesh. This is both in the interest of the country itself and the larger region. Milan, the question was regarding Bay of Bengal investments. As I told you, so investments that we have invested in, of Yes. course, in Bangladesh, railroad projects, etc., power, and whether we are considering that there could be a possibility that they give a port to US or China, which could impact the monopoly of Indian Navy in Bay of Bengal. So, as I told you, we are engaged with authorities in Dhaka. We have before us an evolving situation. As a close friend of the people of Bangladesh, it is our understanding that we want restoration of peace and stability in the country as soon as possible, so that normal life can begin, so that we can, all the things that you've talked about, they can be looked after, and we can take the interest of the people of Bangladesh and our own interests forward. Can we have more questions? Yeshi. This is Yeshi Seli from the New Indian Express. Yesterday we read that, some members of the,
तो विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता आप देख रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में वो उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही शांति और अमन व्यवस्था कायम होगी और कानून की व्यवस्था होगी। और आपको बता दें कि कुश्ती में अमन सहरावत ने पदक की आस जगा दी है। अमन सहरावत ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में अल्बानिया के ज़ेलिमखान अबाकारोव को उन्होंने हरा दिया है और पदक से एक जीत दूर है अमन सहरावत। तो अमन सहरावत ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है और उम्मीदों की जो कारवां लगातार चल रहा है उसमें ये एक अहम पड़ाव कहा जा सकता है। क्वार्टर फाइनल में अल्बानिया के ज़ेलिमखान अबाकारोव को उन्होंने हरा दिया है। पदक से एक जीत दूर हैं अमन सहरावत। तो अपने आप में ये काफ़ी अहम खबर हो जाती है। अपने आप में कुश्ती में अमन सहरावत ने पदक की आस जगा दी है और वो जो है उनका जो प्रदर्शन है वो अपने आप में काबिल तारीफ़ रहा है। सेमीफाइनल में उन्होंने जगह बना ली है। अमन सहरावत ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में अल्बानिया के ज़ेलिमखान अबाकारोव को उन्होंने हरा दिया है। तो अमन सहरावत ने लगातार जो जीत का सिलसिला है उसके लिए एक और उम्मीद जगा दी है। पदक से सिर्फ एक जीत दूर हैं अमन सहरावत। कुश्ती में अमन सहरावत ने पदक की आस जगा दी है। हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, लगातार जो खिलाड़ियों का सिलसिला वहां पर जारी है पदक के लिए, उसी में अमन सहरावत ने एक और उम्मीद जगा दी है। जी हाँ, ज़ाहिर तौर पर अमन सहरावत वो नाम है जिन्होंने बहुत लंबे समय से एक अपने आप को तैयार किया है और ख़ास तौर से पेरिस ओलंपिक को लेकर के जिस तरह की उनकी तैयारी थी वो आज जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिली है। तो उन्होंने सेमीफाइनल में जिस तरह से पहुंचे हैं, जो अंदाज रहा है वो बेहद खास रहा है, क्योंकि इससे पहले उनका मुकाबला जो था प्री क्वार्टर फाइनल में वो मैसिडोनिया के पहलवान के खिलाफ था, जहाँ पर उन्होंने 10-0 की बड़ी जीत हासिल की थी। और अब उन्होंने जो जिस पहलवान को क्वार्टर फाइनल में हराया है वो यूरोपियन चैंपियन पहलवान थे ज़ेलिमखान, जिनको उन्होंने 11-0 से मात दी है। तो यहाँ पे वो समझ सकते हैं कि किस तरह का जो उनका एक भरोसा है, किस तरह की उनकी जो एक अपने जो हर दांव पेच पे जो नियंत्रण है वो यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है। तो बेहद ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे में कि अमन सहरावत जिस रणनीति के साथ उतरते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको कि ये दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में रह करके ही इन्होंने अपनी तैयारी को अंजाम दिया है। इससे पहले जब ट्रायल्स के जब मुकाबले हुए थे तो उन्होंने ओलंपिक के जो सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया थे उनको ट्रायल में, ओलंपिक का जो ट्रायल हुआ था उसमें उन्होंने रवि दहिया को चित किया था। और इसके बाद से वो लगातार जो हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने लाते रहे। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले कम आयोजित हुए, लेकिन जितने भी मुकाबले आयोजित हुए उसमें ये खिलाड़ी जो है, ये पहलवान जो है वो अपने आप को लगातार सामने लाता रहा और कहीं ना कहीं पोडियम फिनिश जो है वो वहाँ पर करते रहे। तो अब कह सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है और जिस अंदाज में जगह बनाई है, शायद ये अंदाज जो है वो इस बात का भरोसा जगाता है कि यहाँ से एक जो मेडल की आस है वो जगी है। और उम्मीद यही करेंगे कि जब अमन आज रात जब अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलने उतरेंगे तो उन्हें कोई ज़्यादा दिक्कत पेश ना आए। तो कह सकते हैं कि भले ही विनेश फोगाट के हिस्से से एक निराशा जरूर सामने आई है, लेकिन उस निराशा को कहीं ना कहीं अमन सहरावत जो है वो अपने दांव पेच से दूर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अमन सहरावत का जो खेलने का तरीका उसको भी समझना चाहेंगे। 11-0 से जो जीत है वो अपने आप में उसे बताती है कि कितनी मेहनत है, कितनी शिद्दत है और जीत के प्रति जिसे कहते हैं कि एक निष्ठ एक लक्ष्य आदमी तय कर लेता है, वो भी दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। अमन के बारे में अगर बात की जाए तो एक सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए एक डिसिप्लिन में होना। तो इनके बारे में मैं बताऊं रमा कि ये बेहद एक डिसिप्लिन से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं। ये ज़्यादा ना तो कोई बड़ी प्रतियोगिता में, इससे पहले उन्होंने रोम रैंकिंग की सीरीज़ जो थी उसमें उन्होंने जीत हासिल की थी। इससे पहले एशियन जो चैंपियनशिप हुई थी वहाँ पर इन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन उस सब जीत के बाद भी कभी भी इन्होंने खुद को प्रैक्टिस से जो है वो अलग हट करके नहीं देखा। चाहे आप ओलंपिक क्वालिफायर के लिए अगर बात कर ले, जो वर्ल्ड क्वालिफायर हुआ था वहां से इन्होंने अपना जो कोटा जब जीता तब भी इन्होंने इस बात को सामने रखा कि जीत जो है वो पहलवान के साथ एक जुड़ी हुई चीज़ होती है, लेकिन जब आप अभ्यास से खुद को दूर करते हैं तो ये जीत जो है वो कब आपसे दूर हो जाती है ये आपको पता भी नहीं चलता। तो इनसे जब भी मुलाकात हुई है इन्होंने बहुत सहज तरीके से इस बात को रखा है कि ये सिर्फ अपनी तकनीक पर सबसे ज़्यादा काम करते हैं। इसके अलावा इनको सरकार की ओर से जो है वो विदेशी कोच जो है वो उपलब्ध
कराया गया हुआ है, जहां पर इन्होंने विदेशों में जाकर के ट्रेनिंग की। खासतौर से इन्होंने रूस में जाकर के काफ़ी लंबा समय बिताया और उसके साथ ही साथ एक स्पेयर पार्टनर की जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि एक स्पेयर पार्टनर आपको मिले, वो भी उपलब्ध कराया गया। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर एक जो बेहतर एक ग्रास रूट लेवल पे जो ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए उसका भी पूरा ध्यान रखा गया और उसी का नतीजा है कि अमन सहरावत जो है वो बेहद कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस के नोट पर जिस तरह से उन्होंने यूरोपियन चैंपियन ज़ैलिम खान को मात दी है, तो यहाँ से एक कॉन्फिडेंस भी झलकता है और साथ ही साथ इस बात की ओर भी इशारा करता है कि जो बरसों की जो उनकी मेहनत है, एक ओलंपिक के लेकर के जो उनकी तैयारी थी, वो उन्होंने कई दफ़ा जो है वो अपने वीडियोस भी देखे। इसके साथ ही साथ जो अन्य दिग्गज भारतीय पहलवान हैं उनसे भी उन्होंने सीखा। उन्होंने रवि दहिया को मात दी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने रवि दहिया से स्ट्रेटजी समझने की कोशिश की कि ओलंपिक जैसे मंच पे जब आप उतरते हैं तो किस तरह से आपको अपने आप को तैयार करना होगा, किस तरह का माहौल होगा, उस माहौल के बीच में किस तरह से अपने को जो एक प्रेशर सिचुएशन होती है उस प्रेशर के बीच में अपने आप को काम रखते हुए किस तरह से अपने दांव पेच को जो है वो मैट पर लाना होगा। इसमें बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने न केवल चीज़ों को समझा बल्कि आज वो जो चीज़, जो कला उन्होंने समझी उसको बेहतर तरीके से उदाहरण के रूप में आज उन्होंने अपने 2 मैचों में, जिस तरह से प्री क्वार्टर फाइनल और क्वार्टर फाइनल में दिखाया है, वो अपने आप में इस बात को सामने रखता है कि अमन सहरावत जो है वो बेहद एक कॉन्फिडेंस से भरे एक नोट पे एक पहलवान है और जाहिर तौर पर उनकी जो अभी फ़िलहाल जो एक रणनीति है वो यही है कि यहाँ से वो खुद को जब सेमीफाइनल में जाएं तो अपनी इन्हीं बेसिक्स पर जो है वो अपना काम करे और सामने वाला जो पहलवान है उसको रणनीति को समझते हुए उस हिसाब से अपने दांव पेच को डाले। जी बिल्कुल, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। पेरिस से हमारे साथ मुकेश शुक्ला भी जुड़ चुके हैं। मुकेश, बधाई आपको भी, एक और अच्छी खबर पेरिस से। बिल्कुल रमा, रेसलिंग से इंतजार था कि विनेश की जो विनेश के साथ हुआ उसको कौन फाई करेगा। अमन सहरावत जिस तरह से आज खेले, जैसे गौरव बता रहे थे, क्वार्टर फाइनल में आप देखिए उनका जो बाउट था बहुत शानदार था। फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ वो खेल रहे थे और उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस भी थे वो, जिनको उन्होंने हराया और जिस तरह से उन्होंने उसको फंसाया अपने पंजे में और उसके बाद जो उन्होंने उनको पूरा घुमाया उस मैट पर चारों तरफ, सभी ने देखा, रिव्यू भी लिया गया, रिव्यू के बाद 1 पॉइंट और मिला। तो एक शानदार मुकाबला यहाँ उन्होंने खेला। प्री क्वार्टर फाइनल में भी बहुत जोश के साथ खेले और उतना ही अच्छे तरीके से यहाँ पर उन्होंने अपना जो क्वार्टर फाइनल मैच खेला और सेमीफाइनल में गए हैं। तो मुझे लगता है यहाँ से उन्होंने एक सिल्वर लाइन जगा दिया कि वो छोड़ेंगे नहीं, सेमीफाइनल में भी वो इसी दमखम के साथ उतरेंगे। अब तो कुछ देर बाद सेमीफाइनल मुकाबला होगा और कल अगर वो जाते हैं सेमीफाइनल जीत करके आगे तो ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड के लिए मुकाबले खेले जाएंगे। लेकिन जो रेसलिंग एरेना से खबर आ रही है वो बहुत ही यहाँ पर एक्साइट कर रही है, आपको रोमांचित कर रही है, क्योंकि जो बाकी के रेसलर थे जैसे अंतिम पंगाल थी वो नहीं कर पाए, अंशु मलिक नहीं कर पाई, ऋतिका हुड्डा नहीं कर पाई, लेकिन इन्होंने करके दिखा दिया। विनेश के बाद जो अब इन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई है, कहीं ना कहीं एक बड़ी उम्मीद है भारतीय दल के लिए और खुद अमन सहरावत के लिए। बहुत मजे हुए खिलाड़ी है, बहुत तरीके से खेल रहे थे, बड़ा ही रोमांचित पल था। मैं अंदर ही देख रहा था इसको, इस पूरे मुकाबले को, कितना वो आए और कितने पहले उन पे जो ओपोनेंट था वो किस तरह से हावी होने की कोशिश कर रहा था। रेफरी ने उनको वार्न भी किया कि आप ऐसे धक्का नहीं देंगे, क्योंकि कई बार होता है इसमें स्लैपिंग होती है, आपको उकसाने की कोशिश की जाती है ओपोनेंट के द्वारा कि आप कोई ना कोई फाउल कर दें और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़े। लेकिन अमन ने ये सारी की सारी जो चालबाजी थी समझ ली थी और उन्होंने बार बार उसका विरोध किया और रेफरी ने वॉर्न किया ओपोनेंट को और उसके बाद जो उन्होंने मुकाबला खेला। और देखिए उसके बाद पहले उन्होंने 3-0 की लीड बनाई, उसके बाद अब 5-0 पे पहुंचे और उसके बाद जब उन्होंने उनको अपने हाथ के पंजों में फंसाया और पूरे मैट पे ऐसे घुमाया कैंची की तरह, तो वही समझ में आ गया था कि ये चारों खाने चित हैं और कितनी जल्दी उन्होंने इस बाउट को जीत लिया, इस मुकाबले को जीत लिया। अगला उनका सेमीफाइनल में मुकाबला है, इस पर सभी की निगाहें होंगी रमा। लेकिन जी बहुत जज्बे के साथ वो खेल रहे थे और बहुत ही शालीनता के साथ खेल रहे थे और उनको पता है ये बड़ा मौका है ओलंपिक जैसे महाकुंभ में आना, खेलना। और आप जब वर्ल्ड चैंपियन को हरा रहे हैं तो आपका मोटिवेशन और बढ़ेगा। फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन को हरा करके आप आगे जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये पता लगेगा कि आपके खेल में वो बारीकी है, वो आपके खेल में काबिलियत है कि आप ओपोनेंट जो कोई भी हो सेमीफाइनल में आप उसको भी देखेंगे नहीं। जैसे विनेश ने देखिए जापानीज को जब हराया था, 82-0 का उनका रिकॉर्ड था, ओलंपिक में तो कभी हारी नहीं थी, 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन थी। तो
ये दिखाता है कि कैसे वो उन्होंने वहां पर परफॉर्म किया और कैसे यहाँ पर अमन अब परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर इसी जज्बे के साथ, इसी हौसले के साथ वो खेले तो रमा एक अच्छी खबर आपको अभी थोड़ी देर बाद सुनने को मिल जाएगी। जी मुकेश, जब चर्चा हो रही है अमन की तो उनकी जो फॉर्म है, उनकी जो फुर्ती है और उसके साथ ही जो टेक्निक है वो काफी चर्चा में है, उसके बारे में भी समझना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए रमा एकलौते जो रेसलर है मेल कैटेगरी में जो क्वालिफाई करके यहाँ पर पहुंच पाया और उनकी जो शैली है मैं अभी देख रहा था, इसी तरह से जो योगेश्वर दत्त थे हमारे फॉर्मर रेसलर से, ओलंपिक मेडलिस्ट थे, वो भी इसी तरह से उनका फेवरेट दाव था कि कैची बना के फंसा लेना है और उसके बाद एक बार पैर जो है वो रेसलर के हाथ में पंजे में फंस जाए और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने उनको मोल्ड किया और पूरा घुमा करके पटकनी दी और वो ही कंटिन्यूटी उन्होंने यहाँ दिखाई और यही दिखाता है कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितना एग्रेशन है और कितना एग्जीक्यूशन है। आपको ये पता लग रहा है कि ओपोनेंट आपको चढ़ा रहा है, आपको कोशिश कर रहा है कि आप गलती करें, लेकिन क्योंकि आपको कम समय के अंदर ये पूरी की पूरी बाउट खत्म करनी होती है तो आपको पता होता है जो लिमिटेड आपके पास समय है, आपको अपनी एनर्जी भी बचानी है, अपने दाव भी खेलने और ओपोनेंट के दाव को फेल भी करना है। तो उन्होंने तीनों चीजें यहाँ पर अपने दोनों मैचेस में करके दिखा दिया रमा। बहुत ही जल्दी अभी देखिए सेमीफाइनल मुकाबला शुरू होगा और आगे आज दिन में काफी सारे रमा एक्साइटमेंट वाले मुकाबले हैं। हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल है अब से कुछ देर बाद और नीरज चोपड़ा जो है 8:30 बजे पेरिस टाइम के हिसाब से खेलेंगे जैवलिन में। तो आज का जो दिन है वो बड़ी खबरों वाला होने वाला है। अमन से निकल करके खबरें हॉकी के मैदान से और फिर आपको जैवलिन अरेना से दिखाई देंगी और कौन से नए सूरमा निकल करके आते हैं ये पता लगेगा। बिल्कुल, और ये भी कहा जा रहा है कि जो उनके प्रतिद्वंदी थे वो काफी डिफेंसिव दिख रहे थे। ये जो आत्मविश्वास है या जो शैली की आप बात कर रहे हैं वो साफ तौर पर इस मैच में दिखाई दे रही थी। बिल्कुल, उन्होंने देखिए जिस तरह से शुरू से ही उनकी चाल को समझ गए थे क्योंकि वो बार बार स्लैपिंग करने की कोशिश कर रहे थे, धक्का देने की कोशिश कर रहे थे। यानी ये स्ट्रैटेजी होती है कि आप खिलाड़ी को उकसाएं और खिलाड़ी अपनी गलती करे, मतलब जोश में होश खो बैठे। लेकिन अमन ने जोश भी बरकरार रखा और होश भी बरकरार रखा। उनको पता लग गया कि ये एक रणनीति है और इस तरह से ये अपनी रणनीति को आगे फ्रूटफुल करना चाहेंगे। और उसके बाद उन्होंने जब उनको 3-0 5-0 से 2 बार पॉइंट ले लिया तो ये एक लीड बना ली। लीड बनाते वो डिफेंसिव मोड में चले गए। डिफेंसिव मोड में अपने आप को बचाने के लिए कि पॉइंट और कंसीड ना हो जाए, अमन ने उनको जकड़ लिया और जकड़ने के बाद जब उन्होंने पूरे मैट पे उनको चारों तरफ एकदम घुमाया पटकनी दे करके तो वहीं उनको समझ में आ गया चारों खाने थे। तो उनकी बॉडी बिल्कुल एकदम मेरे को बॉडी से ही पता लग गया कि ये मैच वो हार चुका ओपोनेंट और वो बिल्कुल ही साइलेंट हो गया। और रिव्यू में जैसे ही देखा अमन को 1 पॉइंट और मिला और जैसे ही वो पॉइंट आया अमन को रेफरी ने विजेता घोषित कर दिया। तो ये दिखाता है कि आपको कंपोज रहना है, काम रहना है, बड़े इवेंट में कैसे खेलना है ये आपको आना चाहिए। और देखिए आप क्वालिफाई करके आते हैं, तमाम तजुर्बा है आपको खेलने का, जो भी फैसिलिटी आपको दी जा रही है। अभी मैं बता रहा था कि प्रकाश पादुकोण ने कैसे कहा कि संघ ने आपको दे दिया, आपको सरकार ने दे दिया, आपको फॉरेन एक्सपोजर मिल गए, अब गलती ना करें। अब प्लेयर्स का टाइम है डिलीवर करने का। हर चीज ये नहीं है कि अब सरकार पर ही डिपेंड हो जाएगी, खिलाड़ी को खेलना और ये डिलीवरी जो है ये आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छी रहेगी। कल मीराबाई चानू का वेटलिफ्टिंग अरेना में मैच आप देखिए कितना शानदार तरीके से खेली, बल्कि उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि बीते काफी समय से इंजरी से भी जूझ रही थी। लेकिन बिल्कुल वही जुनून, वही शिद्दत दिखाई भी दे रही है। मुकेश, थोड़ी देर में उम्मीद करेंगे कि आप और अच्छी खबर दें। फिलहाल शुक्रिया पेरिस से तमाम जानकारी के लिए। गौरव, आपका भी बहुत शुक्रिया न्यूज रूम से हमसे जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के लोकसभा में पेश किए जाने पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है। मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और लोगों की जो जमीन कब्जे में है इसे लेकर फैसला किया जाएगा। किसी को टारगेट नहीं कर रहे, इसमें महिला, मुस्लिम महिला को जो सशक्तिकरण है वो है, और जो चंद लोगों का कब्जे में है उसके बात है। ये सब आज हमारे
मंत्री जी एक्सप्लेन करेंगे, तब तक जब इंट्रोड्यूस करेंगे, बाद में भी उन्होंने डिटेल में बात करेंगे, तब सब क्लियर होगा। अब मोदी जी का जो हमारा घोष वाक्य है, सबके साथ सबके विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास, ये तो हमारा कमिटमेंट है, इट इज़ आवर कमिटमेंट। ये तो सब एक कभी भी तुष्टीकरण के राजनीति को लेके दे वांट टू मिसगाइड some certain people in the community, but we are quite confident that ये सब उनके हित में भी है, पूरा समाज के हित में भी है। जेडीयू सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का समर्थन किया। केंद्रीय मंत्री ने बिल को मुसलमान विरोधी धारणा बनाने के लिए विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि विधेयक पारदर्शिता के साथ लाया जा रहा है। कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुवायु, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। कोई निरंकुश संस्था कोई भी कानून से, वक्फ बोर्ड कैसे बना? वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है, और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है। लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा ने कहा कि इस बिल के आने से जो लोग वास्तविक में न्याय के हकदार हैं, वास्तविकता में उन्हें इंसाफ मिलने में मदद मिलेगी। वक्त में जिस तरह से लोग उसका दुरुपयोग करते थे, विसंगतियां थी, उनको दूर करके न्याय संगत तरीके से, और जो इसके वास्तव में हकदार हैं उनके लिए उसका लाभ मिले, उसका दुरुपयोग न हो, मुझे लगता है कि बिल में ये सब चीज आने वाली है, बिल पाने दी। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के सदस्य कमर अली ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि 2013 के संशोधन के बाद सच्चर कमेटी गठित की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी खराब है। उन्होंने बिल के जरिए मोदी सरकार की उसी स्थिति को सुधारने के प्रयास की सराहना की। सन 1954 में इसका गठन हुआ था वक्फ बोर्ड का। फिर उसके बाद दूसरी तब्दीली, इसमें पहली तब्दीली जो सन 1995 में हुई। 95 में संशोधन जो किया गया नरसिम्हा राव सरकार ने किया, जो कि कांग्रेस सरकार ने किया। फिर उसके बाद मनमोहन सिंह सरकार यानी कांग्रेस सरकार में 2013 में इसका संशोधन किया। तो एक सच्चर कमेटी बनी थी, आपको याद होगा। उस सच्चर कमेटी ने मुसलमानों की स्थिति दलित से बदतर बताई थी, और ये स्थिति कांग्रेस ने करी थी और किसी ने नहीं करी थी मुसलमानों की। तो उसने दर्शाया था कि मुसलमानों की स्थिति जो है वो दलित से बदतर है, और उसी में एक चीज़ और दर्शाई थी, उन्होंने ये दर्शा कि ये कहा था कि वक्फ बोर्ड में भी कुछ संशोधन की ज़रूरत है। तो अगर आज भाजपा सरकार उस सच्चर कमेटी को मान रही है और अगर संशोधन कर रही है तो इसमें बुराई क्या है? उत्तर प्रदेश में मुस्लिम महिला पर्सनल बोर्ड अध्यक्षा शाइस्ता अंबर मोदी सरकार द्वारा लाए जा रहे वक्फ बोर्ड बिल अधिनियम का उन्होंने स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा ये अधिनियम महिलाओं के लिए और कल्याणकारी योजनाओं के लिए लाया जा रहा है। भारत सरकार ने अभी कोई एक्ट ला रहे हैं और उसमें बदलाव करके थोड़ा और उसको महिलाओं के लिए और कल्याणकारी योजनाओं उनके लिए देने के लिए, और इस पे प्रोग्राम चलाएंगे। और जो लोगों ने नाजायज़ तरीके से वक्फ की ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है तो उसको भी छुड़ा करके उसमें कल्याणकारी योजनाएं चलाएंगे। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री दानिश अंसारी ने वक्फ बोर्ड बिल अधिनियम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं जहां पर इस कानून के कारण आम मुसलमानों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मोदी सरकार लगातार मुसलमानों के विकास के लिए सतत प्रयास कर रही है।
हमारी मोदी सरकार का ये मानना है कि वक्फ की जो संपत्ति वो मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। वक्फ के जो मामले हैं उसमें मुस्लिम समाज की महिलाओं की भी सहभागिता होनी चाहिए, उसमें नौजवानों की प्रतिभागिता होनी चाहिए, उसमें सकारात्मक तरीके से वहाँ इंफ्रा का डेवलपमेंट का भी काम होना चाहिए जिससे आम मुसलमानों को लाभ मिले। ये तमाम जो ठोस चीज़ें हैं जो मुस्लिम समाज को विकास से जोड़ेंगी, ये मोदी सरकार की प्राथमिकता है। अलाना ग्रुप के कार्यकारी निदेशक जान अलावी ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसमें कई गड़बड़ियां रहीं। अब जो विधेयक आ रहा है वो सही दिशा में उठाया गया कदम है। मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए बनाया गया था, आज नहीं, जब पैगंबर साहब के टाइम से ये शुरू हुआ था। इसको अगर हम लोग सही तरह से चलाते तो आज जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं कि बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, विडोज़ तकलीफ़ में हैं और बहुत से सोशल इश्यूज इस तरह से हैं। वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को मिसयूज़ हुआ। अब कई जगह ऐसा देखने में आता है कि वक्फ बोर्ड ने जो दुकान किराए पे उठाई है या कोई प्रॉपर्टी उठी है वो 5,000 रुपये पर, उसकी बगल में कमर्शियल प्रॉपर्टी 50,000 रुपये में है, तो वो क्या कहते हैं, उसका फंड का भी मैनेजमेंट कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी के। तो ये पॉजिटिव है और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और एक दूसरी बात क्या है कि इस्लाम तो कहता है कि वक्त के साथ आप चीज़ें अडाप्ट करते चले जाइए, तो दिस इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने डीडी न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे देश में सभी को कोर्ट में जाने का अधिकार है, जिसे साल 2013 में चालाकी से छीन लिया गया था। सरकार से अल्पसंख्यकों ने गुहार लगाई है, उन्हें न्याय मिले, इसीलिए ये संशोधन बेहद ज़रूरी है। सर, वक्फ बोर्ड को लेकर नया बिल आ रहा है, क्या कहेंगे? हमारे देश में प्रत्येक नागरिक को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। कहीं ना कहीं यह अधिकार 2013 में एक साजिश के तहत छीन लिया गया था। सरकार जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, जो जेपीसी की रिपोर्ट है, और लाखों मुसलमान ने, अल्पसंख्यकों ने इस बात की शिकायत सरकार से की है कि वक्फ बोर्ड में न्याय नहीं होता, उनकी संपत्तियां छीनी जाती हैं और वो अपील करने भी वक्फ बोर्ड जाना। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं देखा है हम लोगों ने कानून जिसमें अगर आपको मुझसे शिकायत है तो आप मेरे पास आइए, क्योंकि ट्रिब्यूनल वक्फ बोर्ड का ही है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होने से किसी भी अल्पसंख्यक को अगर वक्फ बोर्ड में कोई अन्याय होता है तो वह जा सकेगा, और इस देश के प्रत्येक नागरिक को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का हक है, इसमें दिक्कत। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इसकी जरूरत ही नहीं है। कुछ आने दीजिए, चर्चा होगी, इंट्रोड्यूस हो रहा है बिल, पर सच्चर कमेटी की सारी बातें गलत हैं, यह विपक्ष को आज कहना चाहिए। आज कहना चाहिए कि के रहमान खान ने जो जेपीसी बनाई जिसमें अधिकतर सांसद कांग्रेस के थे, उनका रिकमेंडेशन सरासर गलत था। यह पहले विपक्ष इस बात को बोले, उसके बाद आगे चर्चा होगी। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संजय जायसवाल जी, जो बता रहे थे कि जो बिल आ रहा है वो तमाम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर आ रहा है, और इसके साथ साथ ही बिल में इस तरह का प्रावधान भी रहेगा कि अगर वक्फ बोर्ड किसी जमीन पर कब्जा करता है तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। नई दिल्ली में एसोचैम की तरफ से जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने हिस्सा लिया। उन्होंने पानी की कमी, उपलब्ध जल का उपयोग बढ़ाने, शहरों में पानी के दोबारा इस्तेमाल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए पानी को बचाने और बूंद से सिंचाई पद्धति पर जोर दिया। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। जल संकट वैश्विक चुनौती बन चुकी है।
जल संकट का समाधान कैसे हो, कैसे पानी की खपत को रोका जाए, कैसे पानी का इस्तेमाल हो। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। निश्चित रूप से ये एक प्रिवेंटिव मेजर्स है, लोगों में अवेयरनेस लाने का कि लोग समझें कि वाटर के इफ़िशेंसी को हमको बढ़ाना है, वाटर यूज़ को कम करना है, लोग अनावश्यक पानी ना बहाएं। वाटर हमारे लिए एक बहुत ही प्रेशियस चीज़ है, बहुमूल्य चीज़ है और इसके इस्तेमाल को सही ढंग से करें ताकि आने वाले जनरेशन को पानी की कमी ना हो। कैसे पानी का दोबारा यूज हो, जिसको रीयूज आपने कहा, जैसे इंडस्ट्री में या बाकी जगहों में, तो उसके लिए आपने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं? देखिए, हम लोग एक तो जितना पर डे हम लोग वाटर यूज़ करते हैं उसका मैक्सिमम पार्ट एज ए ग्रे वाटर हम लोग निकल जाता है। ग्रे वाटर का मतलब ये होता है कि जो वाटर सॉइल फीकल मैटर से या यूरिन से कंटामिनेटेड नहीं है, तो वैसे वाटर को हम लोग इरिगेशन में यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे घर आंगन में पौधे होते हैं वैसे पौधे को सिंचित करने के लिए, या बगल में कोई खेती बाड़ी ऐसी है जहाँ पर उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो और सीधे आपको ले चलते हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की प्रेस वार्ता में। विभिन्न तत्वों में से एक सबसे प्रमुख तत्व आज भी तिरंगा हम सब के लिए है। ये तिरंगा स्वतंत्रता की भावना को स्थायी करने के साथ साथ में उन बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज भी हमारे राष्ट्रीय एकीकरण का प्रतिबिंब है, एक प्रतीक है। मित्रों, आजादी की लड़ाई के समय में जिस तरह से जो झंडे के, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के इवोल्यूशन के बारे में एक फिल्म के माध्यम से आप सबके सामने प्रदर्शित किया गया। 1942 के आंदोलन में जब भारत ने उद्घोष किया और अंग्रेजों को भारत से बाहर जाने के लिए महात्मा गांधी जी ने आह्वान किया, और उसके साथ ही जब देश में स्वतंत्रता का आंदोलन जन जन का आंदोलन बना और एक सामूहिक भाव से पूरा भारत अंग्रेज सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए जुटा, तब हमारा तिरंगा एकीकृत भारत का प्रतीक बना था। दिसंबर 1943 में आजाद हिंद फौज की अनंतिम सरकार के प्रमुख के रूप में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को भारत की धरती पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था और सामूहिक रूप से इस देश को संबोधित किया था। झंडे के प्रदर्शन को और प्रदर्शन के कारण से देश के स्वतंत्रता संग्राम को मिलने वाली ऊर्जा और ऊष्मा के भय के चलते हुए ब्रिटिश सरकार द्वारा झंडे के प्रदर्शन को भी दबाने के भी अनेक प्रयास हुए और झंडा फहराने के चलते हुए या झंडे के प्रदर्शन के चलते हुए देश में अनेक लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया। कई शूरवीर वीरगति को प्राप्त हुए, जिनमें 16 वर्षीय कनकलता बरुआ, शिरीष कुमार आदि हम सब लोगों के लिए आज भी प्रेरणा के पुंज हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में पटना में 7 ऐसे विद्यार्थी जिनको झंडा फहराने के लिए अंग्रेजों द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, हम सब के लिए ये तिरंगा उत्सव उन्हें भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर है। स्वतंत्रता के बाद तिरंगे को आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए संविधान सभा ने लंबी बैठकों के दौर के बाद ध्वज समिति के निर्णय के उपरांत हंसाजीराव मेहता ने जब भारत की महिलाओं की तरफ से ये राष्ट्रीय ध्वज देश को प्रदान किया, जो खुद 15 महिला सदस्यों में से, संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों में से एक थी, तब से हमारा तिरंगा हम सब के लिए मान सम्मान का प्रतीक बना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तिरंगे के साथ में राष्ट्रीय ध्वज की जुड़ी हुई भावना अमर रहें, सदैव बनी रहें और हम सब लोग निरंतर काल के इस चक्र में आगे बढ़ते हुए भी अपने स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण कर सकें, उनके बलिदान को स्मरण कर सकें और उनका बलिदान हम सब लोगों के मानस पटल पर सदैव चिरस्थायी बना रहे, आने वाली पीढ़ियों के मानस पटल पर भी स्थायी रहे। इस दृष्टिकोण से जन भागीदारी से जुड़े इस मास मूवमेंट के तिरंगा उत्सव के रूप में शुरुआत 2022 में की थी।
और जैसा अभी आंकड़े बताते हुए आदरणीय उमा जी अपने प्रेजेंटेशन में कह रही थी कि 2022 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अमृतकाल के प्रारंभ में, जहां एक तरफ हमने देश के ऐसे भुला दिए गए स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण किया था और उस पूरे वर्ष पर्यंत कार्यक्रमों की श्रृंखला में तिरंगा उत्सव को एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में सरकार के प्रयास और माननीय मोदी जी के नेतृत्व से देश भर ने स्वीकार किया। देश भर में एक असीम ऊर्जा राष्ट्रभक्ति की इस कार्यक्रम के चलते बनी और इस कार्यक्रम के चलते देश के 140 करोड़ लोगों को हम इसके माध्यम से साथ जोड़ पाए। एक तरफ जहां, जैसा मैंने कहा कि ये महान स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों, बलिदानियों को अपनी पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि देने का अवसर था, वहीं साथ ही साथ इस अमृत काल में प्रवेश के साथ ही जो भारत के 140 करोड़ लोगों का संकल्प है कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे और इससे कम हमें कुछ भी स्वीकार नहीं है। हम अपनी विरासत पर गर्व करते हुए, हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान को चिरस्थायी बनाते हुए, उनके बलिदान को स्मरण करते हुए हम देश संकल्पबद्ध होकर के देश को विकसित बनाने में जुटेंगे। इस संकल्प को स्थापित करने में भी इस तिरंगा उत्सव ने निश्चित ही एक बड़ा योगदान किया है। हर घर तिरंगा पिछले 2 साल से हो रहा एक ऐसा प्रकल्प है जिसमें देश के लोगों ने बढ़ चढ़कर रुचि ली है और मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं, आप सबके प्लेटफॉर्म्स का भी धन्यवाद, अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप लोगों ने पिछले दोनों ही वर्ष इस उत्सव को सफल बनाने, इस आयोजन को सफल करने और देश को जोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया है। और इसी दृष्टि से एक बार फिर, जहां पिछली बार 2022 में हम 23 करोड़ से अधिक घरों तक तिरंगा पहुंचा पाए, 6 करोड़ लोगों ने सेल्फी अपलोड किया सम्मान के साथ में, 2023 में 10 करोड़ लोगों ने सेल्फी अपलोड किया, उसी अनुक्रम में एक बार फिर देश के हर घर तक तिरंगा पहुंचे, सम्मान के साथ में तिरंगा फहराया जाए और इससे जुड़े हुए सारे कार्यक्रम आयोजित हों। मैं आप सबका इसके लिए सहयोग और आप सबका समर्थन ऐसा चाहता हूं। साथियों, इस बार भी जैसा अभी प्रेजेंटेशन में बताया गया कि 9 से 15 तारीख तक तिरंगा उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें अनेक कार्यक्रम होंगे। देश के सारे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, देश की रेलवेज, देश के ट्रांसपोर्टर्स, देश के जो है बस ऑपरेटर्स, देश के जो है नागरिक उड्डयन क्षेत्र, देश के सशस्त्र बल, देश के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, देश के सभी प्रमुख भागीदार इसके साथ जुड़ करके, देश के सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट इसके साथ में जुड़ेंगे, सारे पब्लिक डिपार्टमेंट्स इसके साथ में जुड़ें और आम जन की भागीदारी जो सुनिश्चित करते हुए ये एक सफल आयोजन हो और पूरा विश्व एक बार फिर भारत की सामूहिकता की शक्ति को अनुभव कर सके और हम 2047 तक भारत को विकसित करेंगे, इस संकल्प को एक बार फिर सुदृढ़ कर सकें, एक बार फिर रीइंफोर्स कर सकें, इसकी दृष्टिकोण से ये कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन इसके दौरान किया जाएगा। तिरंगा दौड़ का आयोजन देश में अनेक स्थानों पर होने वाला है। तो तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि भारत में बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने कांग्रेस नेताओं पर पलटवार किया है। अजय भट्ट ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के ये बयान दर्शाते हैं कि कांग्रेस कैसी सोच रखती है। अजय भट्ट ने डीडी न्यूज से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। सर, मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और कह रहे हैं बांग्लादेश जैसे हालात इंडिया में हो सकते हैं। इतने सीनियर लीडर ऐसी बात कहते हैं। वाणी संयम समाप्त हो गया है। जाको प्रभु दारुण दुख दीनी ताकि मती पहले हर लीनी। कहीं पर भी उनके बयानों से ऐसा नहीं लगता है कि वो देश में सौहार्द चाहते हैं। तो जब बुद्धि विपरीत दिशा में जाती है, ऐसे ही शब्द मुख से निकलते हैं। इतने सीनियर लीडर जो सत्ताओं में रह चुके हैं, उस पार्टी के जिनके नेता जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है और बात कहते हैं, तो इसका मतलब पार्टी में एकता भी नहीं है। कोई पूरब है, कोई पश्चिम है।
ये बिल्कुल खराब बयान है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब इसकी भर्त्सना करते हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस पार्टी कहती है कि बांग्लादेश जैसे मुद्दे पर वो सरकार के साथ है, लेकिन इतने जिम्मेदार पद पर बैठे कांग्रेस पार्टी के नेता, इसीलिए तो कहा कि उनके वहां सब 36 चल रहा है, एकता नहीं है, लीडर नहीं है। ऐसे ही होता है जब कहीं कोई लीडर नहीं होता है। उनके लीडर कहते हैं हम आपके साथ, उनके नेता कहते हैं बांग्लादेश जैसे हो जाएंगे। क्या मतलब है, क्या औचित्य है इसका? तो ये थे हमारे साथ अजय भट्ट जी जो बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा जिस तरह की भाषा बांग्लादेश को लेकर प्रयोग की जा रही है, खासतौर से ये कहा जा रहा है कि ऐसे हालात इंडिया में भी हो सकते हैं, कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके साथ साथ ही अजय भट्ट जी ने ये भी बताया कि कांग्रेस पार्टी जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है तब सरकार का साथ देती है, लेकिन उनके नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं जो देश के लिए ठीक नहीं है। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। बीजेपी के सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का कहना है कि हमारे देश की सेना बहुत मजबूत है, किसी को गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह से बयान दिया है, कांग्रेस पार्टी को तुरंत उन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, सलमान खुर्शीद जिस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या लग रहा है? वो कह रहे हैं कि एक बार बांग्लादेश जैसी स्थिति यहाँ हो सकती। सलमान भारत की सलामत नहीं, भारत में कयामत चाहते हैं और सलमान की ये इच्छा पूरी नहीं होने वाली। सलमान जी नहीं, उनकी आका लोग कांग्रेस के नेता भी आ जाएं तब भी हिंदुस्तान एक मजबूत राष्ट्र है मोदी जी के नेतृत्व में, और पड़ोसियों के नहीं, महाशक्तियों की हैसियत नहीं है जो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखे। और इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप, मैं समझता हूं कांग्रेस को तो इनको सस्पेंड कर देना चाहिए था। ये सलमान खुर्शीद क्या हिंदुस्तान में बगावत कराना चाहते हैं क्या? हिंदुस्तान में अराजकता फैलाना चाहते हैं क्या? कांग्रेस का यही कर्तव्य है क्या? हर चीज में राजनीति ढूंढो और राजनीति ढूंढ के बदनाम करो, अफवाह करो, अफवाहों के सरगना बन गए सब। मैं समझता हूं कि विपक्ष को सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए, इससे बाज आना चाहिए। बांग्लादेश का उदाहरण दे रहे हैं कि जैसी स्थिति बांग्लादेश में होगी वही स्थिति भारत में हो जाएगी। इनकी हैसियत नहीं है कि ये सपना भी देखे। यहाँ पर हिंदुस्तान में जब तक मोदी हैं और हिंदुस्तान की बहादुर सेना है और हिंदुस्तान में राष्ट्रभक्तों का जमावड़ा है, हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा नहीं सकता। वो नेहरू जी के जमाने वाला नहीं है कि चीन आके हमारी जमीन छीन कर ले जाए। अब ये मोदी जी का है, घर में घुसकर मारते हैं और पाकिस्तान में दिखाया भी है उन्होंने, चीनियों को मार मार के हमारे सैनिकों ने भगाया भी है। तो ये इस प्रकार की सोच वाले लोग, ये नकारात्मक विपक्ष इससे पहले कभी दिखाई नहीं पड़ा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दिनेश शर्मा जी जो बता रहे थे कि सलमान खुर्शीद ने जिस तरह की बातें कही हैं वो देश के लिए ठीक नहीं है और ये कमजोर भारत नहीं है। ऐसी किसी भी मंसूबे का कठोरता से या ये कहें कि कठोरता से जवाब देगा। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। विदेशी दवाओं को भारत में क्लिनिकल ट्रायल की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने अपने फैसले के तहत दुनिया के 5 देश जिसमें यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा और यूरोपीय यूनियन के किसी भी देश में यदि कोई दवा का क्लिनिकल ट्रायल होता है और उस दवा को वहां की रेगुलेटरी अथॉरिटी की मंजूरी मिलती है, तब ऐसी दवा का भारत में क्लिनिकल ट्रायल नहीं होगा। DCGI की मंजूरी के बाद वो दवा भारतीय बाजार में सीधे उपलब्ध होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल 2019 के रूल 101 में बदलाव किया है। इस फैसले से गंभीर बीमारियों की दवा सुगमता से उपलब्ध हो पाएगी, साथ ही दवाएं सस्ती भी होंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये भी जानकारी दी है कि जो कोई भी दवा विदेश से भारत आएगी वो दवा भारतीय भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल होगी। इससे पहले खासकर गंभीर बीमारियों की दवाओं को विदेश से भारत लाने के लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती थी। यहाँ तक कि किसी पेटेंट दवा को जब भारत में लाया जाता था तब यहाँ उस दवा का क्लिनिकल ट्रायल होता था। इस प्रोसेस से दवा को गुजरने में लगभग 5 से 20 वर्षों का समय लग जाता था। लेकिन इस फैसले के बाद दवाओं का उत्पादन भी भारत में ही होगा, जिससे कि ये दवाएं काफ़ी सस्ती हो जाएंगी। डेंगू के बढ़ते केस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों के साथ बैठक की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेंगू को लेकर सभी राज्यों के लिए गाइडलाइन जारी की और बचाव के उपाय बताए। अक्टूबर में सबसे ज़्यादा डेंगू के मामले सामने आते हैं, लेकिन इस बार काफ़ी पहले ही डेंगू के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसलिए सतर्कता बरती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि डेंगू का मॉर्टिलिटी रेट साल 2000 में 3% के करीब था, जो अब 1% रह गया है। अगले साल तक डेंगू वैक्सीन आने की संभावना है।
इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।